लोग क्या क्या काम करते हैं इस दुनिया में कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि अभी मैंने कल परसों आपको बताया था कि जो लिव मॉर्गन है उनको कल ही बताया था, उनको अरेस्ट कर लिया गया था क्योंकि उन्होंने अपने पास में कोई ऐसी चीजें रखी थी जो कि नहीं रखनी चाहिए थी और उसकी क्वांटिटी भी ज्यादा थी। तो अब क्योंकि वो फोटो मैंने आपसे बोला था कि इतने ज्यादा तो उसकी बात नहीं हो रही कि वो अरेस्ट होगी, उससे ज्यादा मगशॉट की फोटो वायरल हो रही है। तो किसी बंदे ने उस फोटो को टी शर्ट पे प्रिंट करवा के अपना ही एक धंधा शुरू कर दिया और अब ये हर जगह फैला हुआ है। इवन लोग जाके इसको खरीद भी रहे हैं कि लिव मॉर्गन की मग शॉट वाली फोटो है और उस टी शर्ट के लोग जो है पैसे वैसे दे रहे हैं और उसे खरीद रहे हैं। तो ये जिसका भी दिमाग है बड़ा अजीब सा है। लिव मॉर्गन शायद उसके ऊपर एक्शन ले सकती हैं, लेकिन अमेरिका है, चलता रहता है। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। और आज सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं स्मैकडाउन की व्यूअरशिप के साथ में। और कुछ अजीब गरीब सा मामला हुआ, अजीबो गरीब सा मामला हुआ मेरे ख्याल से, क्योंकि इस हफ्ते रोमन रेंज शो पर हैं और जो स्मैकडाउन की ओवरनाइट नंबर्स है वो नीचे आ गए हैं। लास्ट वीक की व्यूअरशिप थी 2.29 मिलियन व्यूअर्स और इस हफ्ते की जो व्यूअरशिप है अब वो पहुंच के आ चुकी है 2.15 मिलियन व्यूअर्स की तरफ। तो ये थोड़ा सा अजीब है कि यार रोमन रेंज के आने के बाद भी जो नंबर्स हैं वो नीचे गए हैं, क्योंकि यूजुअली रोमन रेंज नंबर्स लेके आते हैं। बट ये खैर कंपटीशन वगैरह चल रहा था, लोगों का ध्यान किधर किधर होता है, तो आजकल जो नंबर्स है वो भी काफी ऊट-पटांग रहते हैं, तो उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करते। अगली स्टोरी रिलेटेड है बॉबी लैशली की स्ट्रीट प्रॉफिट्स वाली फैक्शन से, जिसका नाम जितना जल्दी WWE दे दे उतना हम सभी को अच्छा लगेगा। तो मैंने आपको याद होगा बहुत टाइम पहले बोला था कि WWE इस टेबल के अंदर और मेंबर्स ऐड करने का प्लान कर रही है और वो जो प्लान्स हैं अब फिलहाल के लिए तो सारे के सारे कैंसिल हो चुके हैं। फिलहाल करंटली WWE बॉबी लैशली और स्ट्रीट प्रॉफिट्स इनको ही लेके चलने वाली है। ओडीसी जोन्स एक नाम था जो हाईली कंसिडर किया जा रहा था उस पॉइंट पे कि बस इनकी तो एंट्री होने ही वाली है, लेकिन फिलहाल के लिए जो सारे प्लान्स हैं उनको WWE ने कर दिया है कैंसिल। अब मेरे ख्याल से सबसे पहला जो प्लान उनको करना चाहिए भाई वो है इस फैक्शन को कोई नाम दे दो, क्योंकि जब अलग अलग आते हैं स्ट्रीट प्रॉफिट्स और बॉबी लैशली तो ऐसा लगता ही नहीं है कि किसी फैक्शन का ये पार्ट है। और इवन कई बार तो ये भी लगता है कि फैक्शन टूटने वाली है, जुड़ने वाली है, तो एक मोमेंटम अभी तक नहीं मिल रहा उनको। तो बेटर है कि इससे पहले कि और बंदे ऐड किए जाएं, इनको पहले ट्रैक पर लाने की जरूरत है और कुछ हफ्तों में अगर इनको कंसिस्टेंट बुक करते हैं तो शायद वो चीज WWE अचीव कर भी सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सीएम पंक के रिलेटेड WWE के एक ट्वीट के बारे में, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पर WWE खुद बता रहे हैं कि तुम क्या चाहते हो कि कौन सीएम पंक को फेस करे मंडे नाइट रॉ रोस्टर में, क्योंकि अब वो एक्सक्लूसिवली उसके लिए साइन हो चुके हैं। तो बस यहाँ पे कमेंट में अब सारे के सारे जो फैंस हैं वो शुरू हो गए। कोई गुंथर की GIF पोस्ट कर रहा है, कोई यहाँ पे सेथ रॉलिंस और सीएम पंक का जो रेसलमेनिया वाला मैच है उसी का पूरा ग्राफिक डाल दिया। कोडी रोड्स का नाम है, कैरन क्रॉस डोमिनिक मिस्टर के साथ उनका मैच होने वाला है। तो WWE खुद से ऐसे पोस्ट डाल रही है और आजकल WWE ने इस चीज को करना और ज्यादा शुरू कर दिया, क्योंकि पहले अगर आपको याद होगा बहुत पहले आई थिंक 2014-15 के टाइम पर लास्ट टाइम मैंने देखा था जब WWE खुद से फैन से वोट करवाती थी और फिर वो रॉ पर दिखता था, स्मैकडाउन में दिखता था कि सबसे ज्यादा वोट्स किसको मिले हैं WWE.com पे। तो जिसको जो वोट मिलते थे उसी स्टिपुलेशन के हिसाब से या फिर वो मैच WWE करवाती थी। तो अगर ये इंप्लीमेंट हो रहा है कहीं तो अच्छी बात है, क्योंकि ऐसे देख के फिर वो एक्चुअल में WWE कहते हैं कि हम फैंस की सुनते हैं, वो वाली चीज अप्लाई की जा सकती है। और विंस मैकमैन तो है नहीं, तो वैसे ट्रिपल एच से और ज्यादा इन चीजों को एक्सपेक्ट किया जा सकता है। हम चलते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी की तरफ। वो रेसलमेनिया 40 के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्या चल रही है टिकट बिकने का हिसाब किताब। तो आपको बता देता हूं कि रेसलमेनिया की नाइट 1 और नाइट 2 के लिए ऑलमोस्ट WWE 60,000 टिकट जो है उसको बेच चुकी है। रेसलमेनिया की नाइट 1 पे आप देखो जो करंट सेटअप है वो ऑलमोस्ट 59,000 का है, लेकिन 57,000 टिकट WWE बेच चुकी है और नाइट 2 के लिए भी वही हिसाब है, ऑलमोस्ट बराबर की टिकट बिकी हुई है। अभी मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ऑब्वियसली होना भी है, ये कैपेसिटी अभी और बढ़ेगी, कैपेसिटी बढ़ेगी तो फिर और ज्यादा जो है ना टिकट्स के लिए मतलब खरीदने के लिए और ऑप्शंस होंगे। और मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 70, 75, 80 हजार, आई थिंक 70,000 एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो कि दोनों नाइट्स के लिए होगा। और अगर ऐसा होता तो फिर कंबाइंड 1.5 लाख से ज्यादा लोग रेसलमेनिया का इवेंट देखेंगे और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि बड़े अगर आप इवेंट्स उठा के देखो तो किसी एक शो को, जैसे इंडिया पाकिस्तान के मैच का सीन नहीं था, कितना 1 लाख के आसपास के लोग थे, जो भी है नंबर्स मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन वो जो मैच होता है अहमदाबाद में, तो सोचो क्रिकेट की फॉलोइंग है और फिर WWE सिर्फ अपना एक स्पोर्ट है जो अपना ही सर्कल है। क्रिकेट तो आपको पता है अलग स्पोर्ट है, WWE अलग है, तो उसके आसपास भी वहां नंबर्स लेके आ पाना ये, क्योंकि वहां पे इतनी ज्यादा ना ऑडियंस भी नहीं है, मतलब इंडिया से कंपेयर करो तो बहुत बड़ी बात हो जाती है इस हिसाब से। हम चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ और सीएम पंक ने तो भाई ऐसा कुछ बोल दिया है कि फैंस का दिल ये सुन के गार्डन हो जाएगा। उन्होंने बोला कि मेरा WWE में वापस आना एक तरीके से
खुद का सोचा समझा डिसीजन नहीं था, उन्होंने रिस्पेक्ट करी उन सारे लोगों की जो कि इतने सालों से मेरा नाम ले रहे थे कि भाई सीएम पंक हर जगह मेरे चैंट लग रहे थे। तो हम इस जर्नी पर अब एक साथ है और हम एक साथ आगे चलने वाले हैं। मतलब सीएम पंक एक तरीके से ऐसे बोल रहे हैं कि चलो पैसे वैसे तो उन्होंने बोले थे कि मैं दोस्त बनाने नहीं आया, मैं पैसे बनाने आया हूँ, लेकिन साथ में वो फैंस को भी साथ में लेके चलना चाहते हैं क्योंकि उन्हीं की वजह से वो WWE कंपनी में आए हैं। और जिस तरीके से हमने पहले भी देखा था, ये जो ईगो क्लैश होने वाला मामला होता था पहले सीएम पंक और WWE के बीच में, उसको अगर साइड रख के किया गया तो ऑब्वियसली WWE के लिए, WWE ने वो बिजनेस के लिए किया और सीएम पंक ने किसके लिए किया, फैंस के लिए, ऐसा वो बता रहे हैं। हाँ पैसे वैसे कमाएंगे वो अलग बात है, लेकिन अगर ये सोच और मेंटालिटी है तो फिर ऐसा लगता नहीं है कि पिछली बार की तरह फिर चाहे AEW की बात हो या फिर WWE की बात हो, कोई ऐसा खास बड़ा केओस क्रिएट होने वाला है। टॉप डॉलर के बारे में बात करते हैं, जिसको आप कह सकते हो वन ऑफ द मोस्ट हेटेड सुपरस्टार्स में से हैं ये, क्योंकि एक तो लोग इनको पसंद नहीं करते ना इनकी रेसलिंग की वजह से, माइक स्किल, सब लोग इनको जो है गालियां बकते हैं। लेकिन आपको एक मूवमेंट याद होगा, जो मूवमेंट तो नहीं है, एक बेकार मूवमेंट ही है, मतलब मूवमेंट ही हो गया फिर, जो उन्होंने बाहर की तरफ डाइव लगाई थी, ये मैं लगा दूंगा यहाँ पर, बहुत गंदी तरीके से उन्होंने उस चीज को वॉच किया था। तो टॉप डॉलर बताते हैं कि कैसे उस मूवमेंट ने उनकी जिंदगी बचा ली, वरना ये भी हो सकता था कि वो आज इस दुनिया में ही ना होते। अब ऐसा क्या हुआ, ऐसा ये हुआ कि जब उन्होंने ये चीज करी तो उसके बाद ऑब्वियसली उन्होंने मेडिकल चेकअप के लिए वो डॉक्टर के पास गए, तो उनको पता चला कि उनको टाइप 2 का डायबिटीज है और साथ में जो उनका शुगर लेवल है वो 626 पर था। तो अगर इस चीज को वो एग्जामिन नहीं करवाते तो फिर ये भी हो सकता था कि वो अपनी जिंदगी ना बचा पाते, और उन्होंने ये भी कहा था कि वो अपने दोनों पैर भी गंवाने वाले थे। ऐसा उन्होंने जो इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन दिया। इवन ये जो मतलब ये जो अभी ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ कि किसी ने ट्वीट किया था कि 1 साल हो चुका है पूरा इस फ्लॉप डॉलर के इस मूव को करे हुए, तो उस बात के ऊपर थोड़ा सा उन्होंने बताया था। तो ये है कि भाई हेट वेट अब मिलती रहती है उनको, लेकिन खैर अब थोड़ा सा पीसफुल लाइफ वो जी रहे हैं और उनके बारे में ज़्यादा बात नहीं हो रही, तो ये अच्छा ही है उनके लिए, उनके बारे में नहीं बात हो रही ज़्यादा, वरना फिर उसका नेगेटिव इफेक्ट उनके ऊपर ही पड़ जाता है। नेक्स्ट स्टोरी शार्लेट फेयर से रिलेटेड है। तो मैंने आपको बताया था शार्लेट फेयर को अपने नी में, ACL में, MCL में पता नहीं कहाँ प्रॉब्लम हुई है, लेकिन अभी इसके बारे में और रिपोर्ट आई है कि उनको नेक में भी कुछ इश्यू आया जब उन्होंने वाला फॉल लिया था। और मैंने आपसे कहा था ना कि कोई एक चीज़ नहीं बल्कि मल्टीपल चीज़ें प्रॉब्लम कर सकती है शार्लेट फेयर को। तो अब तो भाई ये रिकवरी उनको थोड़ा सीरियस है, मतलब मामला ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि भाई मजे से उनका सब कुछ हो जाएगा। बहुत सारी सर्जरीज के थ्रू उनको गुजरना पड़ेगा यहाँ पे। और जैसे मैंने बोला था शार्लेट फेयर, चलो भाई उनका करियर WWE में उनको काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो फिर ठीक है उनके लिए मैनेज करना मुझे लगता नहीं कोई इतनी आसान बात है, और जल्दी से वापस आ जाए। क्योंकि शार्लेट फेयर जैसी भी, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि यार अबे कितना दिखाओगे शार्लेट फेयर को, हो गया बस इतने सालों से देख रहे हैं। लेकिन विमेंस डिवीजन, ये तो बोलना पड़ेगा, विमेंस डिवीजन लगता है, चाहे मैंने कभी ना कभी अगेंस्ट बात बोली हो शार्लेट फेयर के, जब कोई चीज़ नहीं पसंद आती, लेकिन वो विमेंस डिवीजन तब विमेंस डिवीजन लगता है जब ये शार्लेट फेयर, बेकी लिंच, बेली, ये सारे सुपरस्टार्स होते हैं। बाकी साशा बैंक्स की भी बात चली रही है, तो क्या पता कुछ टाइम में वो भी वापस आ जाएं और NXT के नए टैलेंट्स आके आई थिंक विमेंस डिवीजन को मेन रोस्टर में और भी बेटर कर सकते हैं। अगली वीडियो है एक रैंडी ओर्टन और रोमन रेंस की, और आपने जो स्मैकडाउन देखी होगी, मैंने अपने रिव्यू में भी इस चीज को मेंशन किया था, नहीं किया था पता नहीं, दिमाग में तो चल रहा था मेरे, पता नहीं बोला है नहीं मैंने, कि रैंडी ओर्टन जब आते हैं तो उस टाइम पर एक कमर्शियल WWE ने डाल दिया। वो 3-4 मिनट का कमर्शियल था, रैंडी ओर्टन ने एंट्रेंस करी, उसके बाद सीधा जो है शो ऑफ एयर चले जाता है, मतलब ब्रेक के लिए चले जाता है। तो इसके बाद एक फैन ने उसकी एक वीडियो डाली है जहां पे देख सकते हो कितना ऑकवर्ड मूवमेंट है ये, कि पता है रोमन रेंस को भी कि रैंडी ओर्टन अभी आएगा, ये कुछ बातें बोलेगा, रैंडी ओर्टन को भी पता है अभी उनको रिंग में जाके बातें बोलनी है, लेकिन हो कुछ नहीं रहा वहां पे, क्योंकि अभी कमर्शियल चल रहा है। तो बड़े अजीब तरीके से आप देखो, रैंडी ओर्टन रिंग साइड पर है स्टील स्टेप्स के पास, और रिंग में रोमन रेंस सिर्फ उनका वेट कर रहा है कि भाई ये बंदा बाहर निकल के आ जाए। अगर आपको समझ नहीं आ रहा ऐसा क्यों हुआ, तो सिंपल सा रीजन है, रैंडी ओर्टन और रोमन रेंस को माइक पर थोड़ा ज्यादा बोलना था। अब उसके लिए कमर्शियल की प्लेसमेंट भी सही जगह पर डालनी होती है, क्योंकि प्रोमो के बीच में तो कमर्शियल आ नहीं सकता, क्योंकि वो तो फिर बहुत ही ज्यादा अजीब हो जाएगा। तो फिर एंट्रेंस जब हो रही थी रैंडी ओर्टन की, उस टाइम पर ही उन्होंने इस चीज को डाल दिया, ताकि अब जो है थोड़ा सा ब्रेक भी आ गया बीच में कमर्शियल, तो पैसे वैसे तो ऑब्वियसली ऐसे ही कमाते हैं वो, और उसके बाद फिर इस जो सेगमेंट को आगे कैरी ऑन किया जा सके। लेकिन ये बड़ा अजीब सा है कि इस मूवमेंट पे WWE इसको डाले, तभी WWE बहुत बार ऐसा करती है जब उनको लगता है कि पहले आर में या फिर फर्स्ट जो टाइम होने वाला, कुछ मिनट्स होने वाले बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो कभी कभी वहाँ पर कमर्शियल होते नहीं, कि शुरू के आधे घंटे कमर्शियल फ्री रहेगा शो। उसको करने का मेजर रीजन ये होता है ताकि ऐसे मूवमेंट से बचा जा सके। आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी द फिनोमिनल वन AJ स्टाइल्स से रिलेटेड है, और क्या अब उनको फिनोमिनल वन बोलना चाहिए? मतलब AJ स्टाइल्स से तो ऑब्वियसली फिनोमिनल वन तो हमेशा रहेंगे, लेकिन उनके गिमिक कैरेक्टर में चेंज आया है, वो हमने चीज क्लियर देखी, जिस तरीके से उन्होंने अटैक किया आके एलन नाइट के ऊपर अपना रिटर्न किया।
अभी ये फोटो देखो आप, ये है एजे स्टाइल्स की नई काया, काया मतलब कि नया लुक, जिस तरीके से वो अपने आप को अब शोज के ऊपर लेकर आ रहे हैं। और ये उन्होंने लॉन्ग कोट पहना हुआ है, जैकेट लंबी वाली पहनी हुई है, थोड़ी थोड़ी अंडरटेकर वाली वाइब दे रही है, और एकदम ये नीचे ब्लैक पैंट्स उन्होंने पहनी हुई है, और काफी डार्क वाली वो अपना पर्सोना यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। क्योंकि अगर आपको याद होगा तो हम इसको सिर्फ एक हील एजे स्टाइल्स भी नहीं बोल सकते, क्योंकि पहले भी अगर एजे स्टाइल्स ने हील वर्क किया है तो फिर वो ऐसा नहीं था कि वो बिल्कुल इस तरीके से आ जाए, मतलब उनके कपड़े थोड़े से रंग बिरंगे ब्लू रेड इस तरीके से रहते थे। लेकिन अभी कुछ बहुत ही डिफरेंट अप्रोच कर रही है डब्ल्यूडब्ल्यूई एजे स्टाइल्स के इस कैरेक्टर के साथ। वो तो हमने देखा भी कि उन्होंने रोमन रेंज को भी मारा जो एक हील सुपरस्टार है, और उसके बाद उन्होंने एलन नाइट को भी मारा जो एक फेस सुपरस्टार है। और इस चीज को मैंने अपनी पिछली वीडियो में स्पेकुलेट भी किया था कि शायद एजे स्टाइल्स का वो गिमिक है जो यूजुअली ब्रॉक लेसनर ने अपने पूरे डब्ल्यूडब्ल्यूई टाइम में प्ले किया कि भाई मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता क्या चल रहा है, मैं तो अपनी जिस चीज से मुझे फायदा हो वो चीज करूंगा। तो ये लुक उनका बड़ा सही लग रहा है। बाकी अभी जैसे ड्रू मैकिंटायर के कैरेक्टर प्रोग्रेशन को देखने की एक्साइटमेंट है ऑन मंडे नाइट रॉ, वही सेम चीज एजे स्टाइल्स के लिए होने वाली है। अब देखते हैं आगे कैसे चलने वाला है पाथ उनका रोमन रेंज तक पहुंचने का और उनकी अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप तक पहुंचने का। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, और तब तक आप जिंदगी के मजे लो, वरना बताना है जिंदगी आपसे मजे ले लेगी।